हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एजुगरी पर 8 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू श्रीलंका, हिज फर्स्ट आफ्टर 2019, डेमोन्स्ट्रेटेड बियॉन्ड ऑप्टिक्स द क्लोज टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें से कॉन्फरमेंट ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑनर फॉर फॉरेन लीडर्स ऑन मिस्टर मोदी। तो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका लिखेंगे, श्रीलंका कॉन्फर्ड दिया, कॉन्फर्ड हाईएस्ट, श्रीलंका कॉन्फर्ड हाईएस्ट, श्रीलंका यहाँ से ले रही हूँ मैं, श्रीलंका कॉन्फर्ड हाईएस्ट ऑनर फॉर फॉरेन लीडर्स ऑन मिस्टर मोदी। ठीक है ना, तो मोदी जी को हाईएस्ट जो अवार्ड उनका ऑनर होता है फॉर फॉरेन लीडर्स वो उन्होंने दिया श्रीलंका वालों ने। कौन से महीना चल रहा है, अप्रैल में ये हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस का हुआ, श्रीलंका ने कहा है कि हम अपनी टेरिटरी कोई भी गलत काम के लिए यूज़ नहीं होने देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बात हुई है। इंडो लंका अकॉर्ड जो हम पहले भी इसके नोट्स बना चुके हैं, जिसमें तमिलियंस के लिए हमने ऑटोनोमस बॉडी की बात करी थी, वो वाला पॉइंट है। ये रिपीटेशन है, ये हम नोट नहीं करेंगे। उसके बाद इन 1934 इंडिया स्काईज वर नॉट इट्स ओन अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 गवर्नड एविएशन इन इंडिया। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट एक्ट, कौन सा एक्ट था, लिखेंगे एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। तो 1934 का एक्ट था, ब्रिटिशर्स एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, दैट गवर्नड इंडिया। ठीक है ना, और इसमें क्या था, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एयर स्पेस। हमारी जो एयर स्पेस थी, ब्रिटिश कंट्रोल था। क्या था उसमें, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एयर स्पेस था। ठीक है ना, अब इसको जो है अमेंड किया गया। वो कह रहे हैं कमर्शियल और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी चाहिए थी। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे बात हो रही है। 2024 के अंदर इसको अमेंड किया गया, वेयर इंडिया हैज़ मूव्ड बियॉन्ड इट्स कॉलोनियल पास। कॉलोनियल मतलब हम कॉलोनी थे, अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स थे। ठीक है ना, तो हम क्या लेकर आए अब यहाँ पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में आया कि पहले वाला एयरक्राफ्ट एक्ट कौन सा था, 1934 का था। ठीक है ना, अब जो एयरक्राफ्ट एक्ट आया है वो कौन सा है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ठीक है ना, तो नया एक्ट जो आ गया, न्यू एक्ट जो आया है वो कौन सा है, पूरा नाम लिखेंगे हम इसका, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ठीक है ना, तो रिफॉर्म्स रिप्लेस द प्रीवियस एक्ट, रिप्लेस ये लिखेंगे, रिप्लेस द प्रीवियस एक्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए नया एक्ट का नाम क्या है और पुराने वाला कौन सा था। पुराने वाला 1934 का था, तो 4 इसमें भी आ रहा है, और वो 2024 का है, जिसका नाम क्या है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इंडिया करंट फ्रेमवर्क फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होता है उसके अंदर बता रहे हैं कि जो ये प्लेन वगैरह से रिलेटेड होता है उसको भी अपग्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमें नहीं करना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूनिक आईडीज में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक अपार एपिक की, सॉरी अपार आईडी थी एजुकेशन के लिए, एपिक क्या है, वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसको एपिक बोलते हैं। वोटर आईडी कार्ड जो है उसका आइडिया कब आया था, 2008 के अंदर। ठीक है, ईसीआई ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला, एपिक फॉर द पर्पसेस ऑफ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड दैट एवरी एपिक इज यूनिक। 17 years later, announcing the mission to link epic with Aadhaar, the ECI has implicitly admitted that epic was only an idea, not unique। ठीक है ना, तो एपिक कार्ड जो है, अब यहाँ पर वोटर आईडी को जो है, एपिक क्या है, एपिक स्टैंड फॉर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे एपिक। ठीक है ना, एपिक की फुल फॉर्म हमें पेपर में आ सकती है, क्या है वो, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये है क्या बेसिकली, जिसको हम वोटर आईडी बोलते हैं, जो वोट के टाइम पर जब वोट डालने जाते हैं तो हमने साथ लेके जानी होती है। ठीक है ना, इसमें कहा था द नंबर वॉज कंसिडर्ड टू बी यूनिक। वो नंबर यूनिक कंसिडर करते थे, बट पता चला नॉट यूनिक, नहीं है यूनिक वो नंबर, और इसी के लिए
एपिक वुड बी लिंक्ड टू आधार, एपिक विल बी लिंक्ड टू आधार। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्रिवेसी वायलेट होगी ये वो, ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए एपिक क्या है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कब आया, 2008 में कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये, ठीक है ना, 2008 के अंदर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एपिक का, ये भी हमें पता होना चाहिए। सेकेंड चाइल्ड डाइज ऑफ मीजल्स इन यूएसए, मीजल्स, ठीक है, सेकेंड चाइल्ड डाइज ऑफ मीजल्स इन यूएसए। तो यूएसए में क्या फैल गया है, मीजल्स फैल गया है। अ मीजल्स आउटब्रेक हैज किल्ड अ सेकंड चाइल्ड इन साउथ वेस्टर्न यूएसए, अथॉरिटी सेड ऑन संडे। ऑलमोस्ट 650 पीपल नाउ इन्फेक्टेड एज द हाईली कंटेजियस डिजीज स्प्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, वे टू प्रिवेंट मीजल्स के लिए कौन सी वेबसाइट नहीं, वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, जिससे कि ये प्रिवेंट हो सकता है। और कहाँ पर आउटब्रेक हो गया है, मीजल्स आउटब्रेक कहाँ पर हुआ है, यूएसए में हो गया है। मीजल्स आउटब्रेक कहाँ पर हुआ है, यूएसए में हो गया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द हेल्थ ऑफ नेशन बोलो, ये कह रहा है, ये दोबारा से एनडीसीज के बारे में बात कर रहा है। एनडीसीज हमने लिखा था, एनडीसीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो बढ़ती जा रही हैं, उनके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। जगादेश कुमार रिटायर्स एज चेयरमैन ऑफ यूजीसी। ठीक है, तो अब नए चेयरमैन आएंगे, तो ये चले गए हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। जगादेश कुमार रिटायर्स एज chairman of UGC. And what is the full form of UGC? University Grants Commission. ठीक है, अब आगे चलेंगे। CDS says military space doctrine to be out in 3 months। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, CDS says military space doctrine to be out in 3 months। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि मिलिट्री से रिलेटेड एक डॉक्ट्रिन आने वाला है, जिसका नाम क्या है, मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, और CDS कौन होते हैं, CDS जो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहाँ पे लिखेंगे चीफ ऑफ, ये देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। ठीक है, ये इनका नाम। उसके बाद ये क्या लेकर आ रहे हैं, नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी। क्या लेकर आ रहे हैं, नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी, जो मिलिट्री का डिफेंस वर्क और स्पेस को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर द डिफेंस स्पेस एजेंसी इज वर्किंग ऑन ब्रिंग आउट अ मिलिट्री स्पेस डॉक्यूमेंट विच होपफुली शुड बी आउट। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जनरल द गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, ऑल्सो मेंशन गवर्नमेंट, यहाँ से ले रहे हैं हम गवर्नमेंट्स अप्रूवल ऑफ 52 सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन फॉर डिफेंस सेक्टर के लिए, ऑफ विच 31 satellites will be प्राइवेट। 31 प्राइवेट होंगी और 52 क्या होंगी, 52 जो होंगी वो टोटल होंगी। ठीक है ना, इन पार्टनरशिप विद, सर्विलेंस होगी इन पार्टनरशिप विद इसरो। सर्विलेंस मतलब निगरानी रखी जाएगी, SURVEILLANCE, सर्विलेंस इन पार्टनरशिप विद इसरो। और बेटा जी, जो इसरो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, वर्किंग ऑन इंटीग्रेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रिड टू मिटिगेट डिफेंस इंटीग्रेटेड सैटेलाइट। मतलब अब क्या होगा, ये जो स्पेस है और मिलिट्री है उसको यूज़ करेंगे, मिलिट्री वाले स्पेस को यूज़ करेंगे, सैटेलाइट को यूज़ करेंगे हमारी सिक्योरिटी के लिए, वॉर्स लड़ने के लिए, अटैक करने के लिए। तो उसके अंदर अब इसरो भी आ जाएगा, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेपाल साइन MOU। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेपाल ने MOU साइन किया है फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन
ठीक है ना, ऑन ओकेजन व्हेन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना टर्म्ड एज अ लाइटिंग ऑफ न्यू टॉर्च, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सचेंजेस इंश्योर दैट आर, तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ जुडिशियल कॉपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ये थोड़ा अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल साइंड मेमोरेंडम ऑफ understanding, that was MOU for judicial cooperation. जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए ये क्या साइन कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसने साइन किया, इंडिया और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। एम्स टू क्रिएट मैकेनिज्म फॉर, लिखेंगे एम्स टू क्रिएट, एम्स टू क्रिएट mechanisms for judicial exchanges and research, ठीक है। यूएस सुप्रीम कोर्ट डिनाइज राना's प्ली अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन, तो जो तहावुर राना है वो इंडिया वापस आ रहा है एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन कौन से केस में, 26/11 मुंबई टेरर अटैक में। यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड US Supreme Court rejected 26/11 Mumbai terror attack accused Tahavur Rana's appeal। अब वो क्या हो रहा है, will be extradited to India, extradited टू इंडिया, एक्स्ट्राडेटेड मतलब ऑफेंस कमिट करके वहाँ भाग गया या वहीं से ऑफेंस कमिट करा और हमें चाहिए वो ट्रायल के लिए, तो वो दे रहे हैं हमें। ही इज़ अ कैनेडियन नेशनल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, ठीक है ना, पाकिस्तानी ओरिजिन। उसके बाद आगे चलेंगे, राणा हैज़ रिन्यूड हिज एप्लीकेशन, ये वो, बट अब फाइनली आज के दिन जब मैं ये मतलब कर रही हूँ क्लास, उस दिन वो वापस इंडिया आ रहे हैं, आया जा रहा है। डेज आफ्टर मोदी एंड यूनिस मेट ढाका सेंड्स हाई कमिश्नर टू दिल्ली। अब यहाँ पर जो क्लाट वाले बच्चे हैं, ठीक है, कौन से कहाँ पे मिले थे, बिम्स्टेक में मिले थे। बिम्स्टेक में जब इंडिया और ढाका मतलब बांग्लादेश के लीडर्स मिले, ये लिखना नहीं है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बांग्लादेश ने, लिखेंगे सेंड्स बांग्लादेश सेंड्स हाई कमिश्नर टू दिल्ली। बांग्लादेश ने दिल्ली को क्या भेजा है, इंडिया को हाई कमिश्नर भेजा है, ठीक है ना, हाई कमिश्नर। अब हाई कमिश्नर का नाम क्या है, रियाज हामिदुल्ला, ठीक है ना, रियाज हामिदुल्ला, इजी नाम है। अब आगे चलेंगे, फॉरेन फंड मस्ट बी यूज विद इन 4 years। वो क्या कह रहे हैं, ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एनजीओज वगैरह को फंड्स आते हैं, वो कह रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री सेज, लिखेंगे होम मिनिस्ट्री सेज दैट फॉरेन फंड्स ऑब्टेन थ्रू प्रायर परमिशन रूट्स वुड बी वैलिड फॉर 4 years। होम मिनिस्ट्री सेज फॉरेन फंड्स obtained through prior permission route would be valid for 4 years। 4 साल के लिए, 4 years के लिए वैलिड होंगे, ठीक है जी। द इशू ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा, अब यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत बड़ा इशू है और इसके हमारे लंबे वाले नोट्स बनने वाले हैं। तो लोकसभा डीलिमिटेशन समझने वाले हैं आज हम, या फिर डीलिमिटेशन ही लिखते हैं टॉपिक का नाम। सो डीलिमिटेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं हमेशा से तुम्हें बताती रही हूँ, बट एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन डीलिमिटेशन की दी हुई है, तो हम सबसे पहले आज ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ डीलिमिटेशन लिख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, डीलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रिफिक्सिंग the boundaries of constituencies, is the act of fixing
or refixing the boundaries of constituencies, ठीक है ना। तो फिक्सिंग और रीफिक्सिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, इस कॉन्सेप्ट को, दिस वेरी कॉन्सेप्ट इज नोन एज डीलिमिटेशन, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये लिखना नहीं है, ये एरिया है, इसमें से कितने लोकसभा में यहाँ वाली जगह से कितने मेंबर्स जाएंगे, एक जाएगा, दो जाएगा, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, और इसी चीज़ को डीलिमिटेशन कहते हैं, जब ये रीड्रॉ करी जाती हैं, दोबारा से रीफिक्स करी जाती हैं, चेंज करी जाती हैं, ठीक है ना। और ये कौन करता है? दिस इज डन बाय डीलिमिटेशन कमिटी। कौन करता है? डीलिमिटेशन। अब ये पढ़ेंगे, दिस इज डन बाय डीलिमिटेशन कमीशन ओनली आफ्टर द सेंसस इज टेकन। ये कौन करता है? दिस इज डन बाय, ये लिखेंगे, दिस इज डन बाय डीलिमिटेशन कमीशन, only after the census, is taken, ठीक है ना। व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस क्या है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन को काउंट करने को सेंसस कहते हैं। ये कह रहे हैं कि हर सेंसस के बाद जो है वो डीलिमिटेशन होगी, मतलब फिक्सिंग ऑफ, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा होगा, कि इस एरिया में से कितने लोग जाने चाहिए, ये दोबारा होगा। ये कौन बोलता है करने को? अंडर आर्टिकल 82 को द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द सीट्स इन लोकसभा आर रिक्वायर्ड टू बी रीएडजस्टेड एज टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज पॉपुलेशन इन द नंबर ऑफ सीट्स। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी, डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज होगी। तो ये हम पूरा का पूरा चेप देंगे। आर्टिकल 82 बोल रहा है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 82 क्या बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस the seats in Lok Sabha are required to be readjusted so as to reflect the increased population in number of seats। तो आर्टिकल 82 क्या कहते हैं कि भैया जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा आप डीलिमिटेशन दोबारा करोगे, और ये इंक्रीज्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट रीएडजस्ट काम होगा। तो मतलब जो डीलिमिटेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है? सेंसस के बेसिस पे होती है। अब ये बता रहे हैं हमें, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेसिनियल सेंसस, जो हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ, ये लिखेंगे, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा fixed on basis of census figures of 1971। तो जो 1971 के अंदर हमारी पॉपुलेशन थी देश की, उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया गया हमारी लोकसभा की सीट। उसके बाद इंक्रीज नहीं हुआ, 2025 आ गया है, बट पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया है, और जो पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है वो बड़ा अलग सा आया है। कैसा आया है पॉपुलेशन में इंक्रीज? साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कम हो गई है, स्टेट्स लाइक यूपी और बिहार में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या है? द पॉपुलेशन, ये लिखेंगे, यहाँ पर आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये मैं लिखवा रही हूँ। द पॉपुलेशन इन साउथ इंडियन स्टेट्स has decreased, while North Indian states population has increased। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, साउथ वालों की कम हो जाएंगे, और इसीलिए ही ये डिस्प्यूट हो रखा है। और एम.के. स्टैलिन जो तमिलनाडु के सीएम है, वो इसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। द साउथ इंडियन स्टेट्स कुड इम्प्लीमेंट द पॉपुलेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली। 1971 रेशो बिटवीन नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल स्टेट्स, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था।
ठीक है ना। बट अब जो है वो फर्क, आर्टिकल 81 इफ फॉलोड नाउ वुड क्रिएट ए ह्यूज डाइवर्जेंस। उत्तर प्रदेश विल बी इंटाइटल टू 240 सीट्स। एनएल सैट वाले, बीए वाले बच्चे हैं चाहे फिर एलएलबी वाले बच्चे हैं, वो ये पॉइंट्स अपनी एसए नोटबुक में जरूर लिखें, ठीक है ना। ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं। विच विल बी 3-fold इंक्रीज, 80 सीट से सीधा 240 सीट पर चला जाएगा यूपी। जबकि केरला को जो है, केरला इज बीइंग साइटेड एन एग्जांपल बिकॉज इट रजिस्टर्ड लोएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन, वहां पे 20 सीट्स, ठीक है ना, फ्यू सीट्स, थोड़ी ही सीट्स इंक्रीज होंगी, जबकि बहुत ज्यादा। और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी 800 पार हो जाएंगे, 800, 543। प्रेजेंट कितना है ये आप लिखेंगे सभी, यस एवरीवन इज गोइंग टू राइट दिस। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हमारी कितनी है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ लिखेंगे, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ हमारी जो लोकसभा है वो है 543। बड़ा इजी है, 5 4 3, 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो उल्टा 5 से उल्टा 3 तक लिखना है, 4 5 4 3। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 800 लोकसभा के मेंबर्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर ये जो ये वाले नोट्स बने हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइडियल सोल्यूशन, अगेन एनएल सैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल सोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि आप जो है ना, केरला की फेयर इंक्रीज हुआ है, ये लिखना नहीं है, फेयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन केरला का हुआ है, तो आप इसको कंसिडर करते हुए सीट सबकी इंक्रीज और डिक्रीज कर दीजिए, विच इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, ठीक है ना। आप सोल्यूशन दे सकते हैं, ये एलएलबी और बीए वालों के लिए है। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एंड वी हैव मॉक टेस्ट फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, we have mock test for MHCD 3 years and 5 years, we have mock test for CUT UG that is BA LLB जिसके थ्रू आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU में एडमिशन होती है, ठीक है। हमारे पास AIL LET के मॉक्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years and 3 years के मॉक्स हैं, एंड आज जो है NLU उड़ीसा 3 years के मॉक्स भी लॉन्च हो गए हैं, NL SAT के मॉक्स हैं। तो ये सारे मॉक्स आपको loggery.in पर मिल जाएंगे, जाइए और इनरोल कर लीजिए। सभी मॉक्स के साथ आपको MCQs करंट अफेयर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं इस बार, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।